तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बॉस को दिखाते हैं जो कटाना लेके इजिन के ऊपर हमला करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि साले कमीने तू तो गया, और इजिन के ऊपर अटैक करता है और कटाना से इजिन के ऊपर स्लैश पे स्लैश मारता है। अपना इजिन भी कम नहीं है पर वो भी अपने नाइफ से उसके कटाने के स्लैश को रोक देता है। ये देखकर वो बॉस हैरान होता है और कहता है ये क्या है, क्या मैं एक कोई सपना देख रहा हूँ? आखिर वो इतने छोटे नाइफ से मेरे सभी अटैक को कैसे रोक रहा है। तभी इजिन को दिखाते हैं जो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी इजिन उसके पास देख ही रहा होता है। तभी इजिन को ओपनिंग मिलती है तो इजिन उसके बाजुओं को पकड़ लेता है अपने हाथों से, और फिर इजिन अपने स्नाइप से एक स्लैश मारता है जिसके वजह से उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। जैसे ही कट लगता है उसके हाथों से खून निकलना चालू हो जाता है। एक स्लैश पड़ने के बाद इजिन अपना वही नहीं रुकता, उसके ऊपर अनलिमिटेड स्लैश मारने लगता है जिसके वजह से उसके ऊपर बहुत से घाव हो जाते हैं और उसके हाथों से कटाना भी नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे, क्योंकि उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। उस बंदे को दिखाते हैं जो घुटनों के बल आया हुआ होता है और उसकी पूरी बॉडी दर्द दे रही होती है उसको। एक सेकंड के लिए तो वो सुन्न हो जाता है पूरा। इजिन अपना उसके ऊपर उसके पेट के ऊपर अपनी किक मारता है जिसके वजह से वो उड़ते हुए पीछे दीवार पे लग जाता है और दीवार पे भी उसके खून के धब्बे लगते हैं। तभी वो बंदा खुद को संभालते हुए उस दीवार का टेका लेता है और खुद को संभालता है और सामने की तरफ देखने लगता है गुस्से से। तभी इजिन को दिखाते हैं जो उसकी तरफ ही देख रहा होता है और उस बंदे के हाथों की उंगली पकड़ता है और उससे कहता है जू सियोंग तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? उसकी उंगली पकड़ता है, जवाब नहीं दिया तो उंगली तोड़ देगा। इजिन की ये बात सुनने के बाद वो स्माइल करता है और कहता है इजिन से मुझे नहीं पता तू साले कमीने। ये आंसर सुनने के बाद इजिन क्या करता है उसकी उंगली तोड़ देता है जिसके वजह से उसको काफी दर्द देने लगता है। इजिन ने एक उंगली तोड़ी होती है उतने में इजिन कहता है कि आंसर दो। ये सुनकर वो बंदा बड़े ही दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और इजिन से कहता है कि जाके मर, मैं नहीं बताऊंगा। तभी इजिन दूसरी उंगली पकड़ता है और उसे भी तोड़ देता है जिसके वजह से उसको तो और भी दर्द होने लगता है और वो बंदा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। उसके हाथों को दिखाते हैं, इजिन ने दो उंगली तो उसकी तोड़ी दी होती है। तभी इजिन तीसरी उंगली के पास जाता है। तीसरी उंगली जैसे ही पकड़ता है वो हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आंसर देता हूँ, मैं आंसर देता हूँ। इजिन का टॉर्चर ऐसा ही रहता है, एक दो उंगली तोड़ने के बाद ही सब लोग बताने लगते हैं। अभी उस बंदे को दिखाते हैं जो अपना दांत पीसते हुए कहने लगता है मुझे ये ऑर्डर असेंबली मैन जिन हॉन के किसी ने बंदे ने दिया था। ये सुनकर इजिन उसके पास घूर के देखने लगता है। तभी वो बंदा आगे कहता है मुझे इसका रीजन नहीं पता पर मुझे तुम पर अटैक करने के लिए कहा गया था और तो तुम्हारा सर फोड़ने के लिए भी कहा था ताकि तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो सके। मैं ये शपथ लेता हूँ कि ये सब बातें सच है। ये सुनकर इजिन अपना खामोश होता है और उसके पास देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ पर उस बंदे को दिखाते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस लड़के का। उसके पिता भी उधर ही रहते हैं जो पुलिस वाले होते हैं और लड़की की सर्जरी हुई होती है तो वो नॉर्मल वार्ड में रहता है। उस पुलिस वाले को दिखाते हैं जो अपने बच्चे की हालत देख के मायूस होता है। उतने में उसके फोन पर रिंग बजना चालू होती है। तभी वो फोन अपने पॉकेट में से निकालता है, अपने कानों पे लगाता है और कहता है कि हेलो। तभी दिखाते हैं फोन के दूसरे साइड में अपना इजिन होता है। इजिन ने ही फोन लगाया होता है इस पुलिस वाले को। इजिन सीढ़ी उतरते हुए उससे कहता है पुलिस वाले से जिस व्यक्ति को मैंने एक्सीडेंट के टाइम पे देखा था वो असेंबली मैन जिन हॉन है। इजिन की ये बात सुनने के बाद वो पुलिस वाला हैरान होकर कहता है कि क्या सच में? अभी वो पुलिस वाला हैरान होकर कहता है कि रुको रुको जरा, तुम ये कह रहे हो कि जिसने मेरे बेटे को कार से टक्कर मारी और वो भाग गया वो और कोई नहीं असेंबली मैन जिन हॉन थे? पुलिस वाले की बात सुन के इजिन कहता है कि हाँ वही था। तभी वो पुलिस वाला परेशान होकर कहता है इजिन से कि तुमको इस बारे में कैसे पता चला? नहीं रुको, तुमने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार किया है वो अलग था पर तुमने ये मेंशन नहीं किया कि असेंबली मैन था। ये सुनकर इजिन सीढ़ियों से नीचे चल रहा होता है और उससे कहता है पुलिस वाले से उस समय मुझे ये नहीं पता था कि असेंबली मैन जिन हॉन कौन थे, लेकिन जब मैंने उन लोगों के ऊपर नजर डाली जो मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे ये पता चला
चला कि ये ऑर्डर और कोई नहीं, असेंबली मैन जिहोन ने दिया था और मैंने उसे ढूंढा गूगल के ऊपर तो पता चला कि मैंने जिस व्यक्ति को देखा था वो वही व्यक्ति था। ये बातें सुनने के बाद वो कहता है कि रुको पहले इसे सुलझाते हैं। तो बेसिकली असेंबली मैन जिहोन ने ये दुर्घटना की और वो वहाँ से भाग गया और किसी और को ये कबूल करने के लिए कहा कि उसने ये एक्सीडेंट किया है, ये ऐसे ही लगता है। और फिर ये कहने के बाद वो गुस्सा करता है और आगे कहता है यदि ये सच है तो जिस व्यक्ति ने मेरे बेटे को टक्कर मारी वो असेंबली मैन जिन हॉन है और तो वो पॉलिटिशियन करियर ऐसे कंटिन्यू कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और तो इतने आसानी से वो इससे बच के निकला। तभी पुलिस वाला थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि रुको इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की। ये सुनकर इजिन कहता है कि क्योंकि मैं एक गवाह था उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की। वो लोग मेरे सर पर इतने जोर से वार करने वाले थे कि मैं मर जाऊं या कम से कम वेजिटेबल में बदल जाऊं, मतलब कोमा में चले जाऊं। इजिन की ये बातें सुनने के बाद वो पुलिस वाला काफी हैरान होता है, परेशान होता है। तभी वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम कल्प्रेट की परवाह मत करो और कहीं मत जाओ और पीछे रहो, ठीक रहो, ठीक है। ये सुनकर इजिन कहता है कि ओके। तभी वो पुलिस वाला फोन काट देता है और अपने फोन पर कुछ करने लगता है, डायल करने लगता है, शायद नंबर। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं जिसके अंदर वही कमीना पुलिस वाला बैठा हुआ होता है जो रिश्वत लेने वाला होता है। अच्छे पुलिस वाले ने इसको ही कॉल किया होता है और ये बात सुनकर कहता है कि हाँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम अचानक फोन करके ये कह रहे हो कि असेंबली मैन जिन हॉन कल्प्रिट है। ये सुनकर वो अच्छा पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम्हें वो स्टूडेंट याद है जिसको तुमने इंटरगेट किया था? ऐसा लगता है कि उस बूढ़े कुसट ने उसको चुप कराने की कोशिश की थी। ये सुनने के बाद ये करप्ट पुलिस वाला कहता है कि मन में लगता है कि तुम ये जानते हो तो इसका मतलब ये है कि वो लोग असफल रहे। ये करप्ट पुलिस वाला उससे कहता है कि पहले कि तुम शांत हो जाओ, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था और वो मेक श्योर नहीं था। मेरा मतलब ये है कि अंधेरे में ड्राइवर का चेहरा कौन ठीक से देख सकता है और तो कार के अंदर भी अंधेरा था, तुम चाहकर भी कुछ भी नहीं देख सकते। ऐसे परिस्थितियों में हम असेंबली मैन बियॉन को कल्प्रिट के रूप में कैसे जांच कर सकते हैं? और तो पहले ही किसी ने ये कबूल कर लिया है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ। ये बात सुनकर वो अच्छा पुलिस वाला कहता है कम से कम विटनेस की प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट तो डालो। उस स्टूडेंट के ऊपर सड़क पर हमला किया गया। तभी करप्ट पुलिस वाला कहता है कि मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन हम कहानी के सिर्फ एक पक्ष के आधार पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये तुम भी जानते हो कि ये कैसा है। इसके बारे में लॉजिकली रूप से सोचो, किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें चुप कराया जा रहा है? एक रैंडम स्ट्रीट फाइटिंग, ये सुनने में कितना बेखुदा लगता है। इसकी बातें सुनकर अच्छा पुलिस वाला कुछ नहीं कहता और परेशान होता है। तभी ये कहता है कि खैर मैं समझ गया, क्योंकि तुम ये चाहते हो कि मैं इसकी जांच करूं और विटनेस को प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट का प्रयास करूं। ये कहने के बाद ये करप्ट पुलिस वाला फोन काट देता है और फोन कट होने के बाद इतना गुस्सा करता है और कहता है लालत है इन लोगों के ऊपर, वो एक भी सही से काम भी नहीं कर सकते। और वो अपने कांटेक्ट में से असेंबली मैन को फोन करने लगता है और फिर उसकी रिंग बजने लगती है और तो रिंग बजे ही जा रही होती है। तभी ये परेशान होकर कहता है कि ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे साले लोग। अभी हमें आगे और भी रिंग की आवाज सुनाई देती है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह के सीन दिखाते हैं जहाँ पर लाइट होती है। तभी हमें चीफ को दिखाते हैं जो फोन उठाकर कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि हमें एजेंट पर नजर रखनी चाहिए बस उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। तभी हमें अच्छे पुलिस वाले को दिखाते हैं जो कार में बैठ रहा होता है और चीफ से कहता है हाँ विटनेस के प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने में भी प्रोसेस के कारण समय लगता है। मैं तो पहले इजिन के घर जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं उस बच्चे को लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ सकता जो अभी भी इसके बाहर है। अच्छे पुलिस वाले की बातें सुनकर चीफ कहता है कि हाँ मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता होगी। ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि इसकी जरूरत नहीं है? तुम भी उसे जानते हो। मैं सब कुछ नहीं समझ सकता लेकिन इजिन इस समय गंभीर खतरे में है। ये बात सुनने के बाद चीफ स्माइल करता है और कहता है मैं ये बात बिल्कुल इसलिए तो कह रहा था क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ये कहते ही दो बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो मार खा के ग्राउंड पर गिरे हुए होते हैं। चीफ अच्छे से समझता है क्योंकि चीफ के साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था। तभी बूढ़े कुसट को दिखाते हैं जो सामने की तरफ देख के हैरान होता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी उसके गोटी को भी दिखाते हैं, वो भी सामने की तरफ देख के परेशान होता है। तो सामने की तरफ अपना इजिन आया होता है और दो बंदे को
उधर ही मार के ग्राउंड पे गिराया होता है और इजिन उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तो आगे क्या होगा ये अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। खैर आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।